Welcome on our in class. In this part of the video we start with D.H. Lawrence. तो D.H. Lawrence से जो हम इस पार्ट ऑफ वीडियो में पढ़ेंगे, जिन्होंने स्नेक लिखे हैं आपके रेनबो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं D.H. का फुल फॉर्म क्या है। तो D से बना हुआ है डेविड और H से बना हुआ है हर्बर्ट। तो डेविड हर्बर्ट जो लॉरेंस है, इनका पूरा नाम है, ठीक है, D.H. लॉरेंस का। इनकी जन्म की बात करें तो 1885 में इनकी जन्म हुई थी और 1930 में इनका डेथ हुआ था। ये क्या सब थे? तो पोइट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट। अगर आपसे पूछ दे ये क्या सब थे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस वॉज ए पोइट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट। मतलब वो एक कवि थे, उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी, छोटे छोटे जो कहानी के लेखक होते हैं वो थे, और निबंधकार थे जो निबंध लिखा करते थे। Grew up amid the strife between the gentle and educated mother and his coarse manner father। अब इनका पालन पोषण कहाँ हुआ, ये कहाँ पे पल करके बड़े हुए थे? तो यहाँ पे दे रखे हैं कि उनके जो बिल्कुल जो पोलाइट जो माता जी हैं वो, और जेंटिल का मीन पोलाइट होते हैं, और जो एजुकेटेड मदर हैं, जो पढ़े लिखे जो माँ हैं उनके, ठीक है, जेंटिल उनकी मदर कैसी है? जेंटिल है और एजुकेटेड है, मतलब पढ़ी लिखी है और पोलाइट है। और जो उनके पिता है, एंड हिज कोर्स मैनर फादर। कोर्स मैनर फादर का मतलब, यहाँ कोर्स का मतलब हुआ लो क्वालिटी की कोई चीज़ है जिसकी की कीमत उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसके वो खान में काम करने वाले थे। कोर्स माइनर, माइन का मतलब खान होता है, माइनर मतलब खान में काम करने वाला। तो इन दोनों के बीच में बार बार क्या होता रहता था? स्ट्राइफ होता रहता था। यहाँ दे भी रखा है स्ट्राइफ, मतलब इन दोनों में बात बनती नहीं थी, ठीक है। तो इन्हीं के बीच जो है D.H. लॉरेंस का वो एमिड दे रखा है। एमिड मतलब बीच में। D.H. लॉरेंस जो है ये बड़े हुए थे। अब तो समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत परिवार आज भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की दिशा में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन माता पिता के बीच उनका संबंध जो है आपस में अच्छा नहीं है, जिससे उनका लाइफ स्टाइल बहुत प्रभावित होता है, ठीक है। तो वही ऐसा ही था D.H. लॉरेंस के साथ, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के साथ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दे रखे हैं। As a youth in Nottinghamshire, mining village of Eastwood, Lawrence resented the rough ways of his drunken father and adopted his mother's refined values as his own। यहाँ पे जगह का बात कहा गया है कि नॉटिंगमशायर में एक यूथ या युवा के रूप में, ठीक है, जो कि एक माइनिंग विलेज है। नॉटिंगमशायर क्या है? एक माइनिंग विलेज है। कहाँ की? ईस्टवुड की, जहाँ पे खुदाई की काम चलती थी, जहाँ पे खादान का काम चलता था। इस जगह पर में जब यूथ थे वो, या यूथ के रूप में, तो लॉरेंस रिजेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर। तो उनके जो पियक्कर पिताजी थे, जो काफ़ी शराब पीते थे या ड्रिंकिंग क्या करते थे, उनका जो एक बेढंगा सा जिंदगी का रहने का स्टाइल है, रफ वेज मतलब बेढंगा, जिसका कोई तरीका ना हो, मैनर ना हो जीने का जिंदगी में, ठीक है, उससे वो क्रोधित हुआ करते थे, रिजेंट हुआ करते थे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे एंग्री क्यों नहीं हुआ? देखिए, एंग्री इंस्टेंट होता है और रिजेंटमेंट समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है मन में धीरे धीरे आपके मन में क्रोध बढ़ता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लॉरेंस ने, खास करके उनके जो पिता के जो इस तरीके का रवैया था, उनसे वो कटपिट के रहते थे, रिजेंट करते थे, उनसे क्रोधित रहा करते थे। एंड एडॉप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज़, और अपनी जो माँ थी उसका जो एक एकदम साफ सुंदर सी वैल्यू थी, रिफाइंड वैल्यू थी, उसको उन्होंने अपना लिया। मतलब पिता की ओर ना मुड़ करके माता की ओर ये मुड़ गए। तो बस इतना सा आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे दे रखे हैं इसमें, However, as he grew in maturity as a writer, he rejected the gentility his mother represented and began to see his father earthiness as virtue। अब यहाँ पे फिर से जो है ये अपना
जो मैनर है या जो इनका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है किसके प्रति, माता के प्रति और पिता के प्रति ये फिर से इनका लगाव होना शुरू हो जाता है। ये कब होता है, जब उनकी मैच्योरिटी आती है, जब उनके अंदर में मजबूती आती है, जब वो प्रौढ़ावस्था के उम्र में पहुंचते हैं और एक राइटर के रूप में पहुंचते हैं, तो उन्होंने अपने मदर की जो जेंटिलिटी है, जो आपका पोलाइटनेस दिखा रहे हैं, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, जो वो दिखाया करती थी, रिप्रेजेंट किया करती थी। एंड बिगिन टू सी हिज फादर अर्थीनेस एज ए वर्च्यू, और उन्होंने अपने पिता की जो जमीन से जुड़े हुए गुण थे, उनके पिता के अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटी होंगे। ठीक है, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जिसके कारण से वो इस धरती पे अपना अस्तित्व में होता है। अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होगी तो फिर वो इस धरती पे किसी भी हर हाल में जीने के लायक नहीं रहता है। तो उनके पिताजी ऐसा लगता है कि अर्थीनेस थे, मतलब इस ज़मीन से जुड़े हुए थे, तो उनके साथ जो है उन्होंने ऐसा लगता है कि अपने विचार को मिलाना शुरू कर दिया। He wrote of primitive and natural passions, trying to show instinctive forces in men that might bring happiness. उन्होंने क्या किया, जो पुरानी चीज़ें थी, प्रिमिटिव थी, और जो प्राकृतिक जो हमारी शौक होती है उसको लिखना शुरू किया। और उसमें उन्होंने कोशिश किया कि आदमी के अंदर जो एक प्राकृतिक ताकत होती है, इंस्टिंक्टिव का मतलब आपके मन में अपने आप आने वाली जो ताकत होती है, ठीक है, उसको उन्होंने दिखाने की जो है कोशिश किया। दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जो कि हो सकता है कि खुशी लाए। नेक्स्ट दिए हुए है इसमें, इन हिज राइटिंग्स ही एमर्ज्ड एज द चैम्पियन ऑफ इंस्टिंक्ट। अपनी राइटिंग में वो जो इंस्टिंक्ट का जो है चैम्पियन के रूप में वो उभरे। इंस्टिंक्ट मैंने अभी जब आपको जस्ट बताया था, जब आपके मन में अपने आप विचार आती है, नेचुरल थॉट आती है, तो इंस्टिंक्ट के रूप में आती है। और इसी से बहुत सारे वर्ड बना है, इंस्टिंक्टिव बना हुआ है, इंस्टिंक्टिवली बना हुआ है। ठीक है, अब आगे दिए हुए हैं, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो 1909 में लिखा गया था, द वाइट पिकॉक 1911 में लिखा गया, द ट्रेसपासर जो 1912 में लिखा गया, सन्स एंड लवर्स जो 1913 में लिखा गया, द रेनबो जो 1915 में लिखा गया, द प्लूम्ड सरपेंट जो 1926 में लिखा गया, अ लेडी चैटरलेस लवर जो 1926 में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ एंड डिनाउंसेस द शैम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। तो स्नेक में जो है वो D.H. लॉरेंस क्या करते हैं यहाँ पर में, जो पुरानी जो ज़िंदगी है लोगों की, प्रिमिटिव लाइफ है, उनकी वो प्रशंसा करते हैं, एग्जॉल्ट करते हैं। ठीक है, एंड डिनाउंसेस द शैम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। और आज की जो एक सिविलाइज्ड दुनिया है या ज़िंदगी है या लाइफ है, उसकी जो बनावटी है, आर्टिफिशियलिटीज़ है, जिसे लोगों ने बना रखा है। ठीक है, और उसमें जो झूठ चल रहा है, फॉल्सहुड चल रहा है, हैपोक्रेसी चल रहा है, शैम्स का मतलब यही है। ठीक है, उसकी वो भर्त्सना करते हैं, उसकी वो निंदा करते हैं, डिनाउंसेस करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक बार हम और आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देते हैं। तो D.H. लॉरेंस का जन्म जो है 1885 में हुआ था, डेथ 1930 में हुई थी। ये पोएट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एसेइस्ट सब थे। इनके माता और पिता के बीच जो हमेशा स्ट्राइफ होती थी, जिसके बीच में इनका जो है पालन पोषण हुआ था, ये बड़े हुए थे। माता जी एक जेंटिल थे और पिता जो है वो कोर्स मैनर में काम करते थे, लेकिन वो काफ़ी पियक्कर थे, पिया करते थे। नॉटिंघमशायर में जो है ईस्टवुड के विलेज में, जहाँ पे माइनिंग का काम चलता था, जब वो यूथ थे तो उनका जो है पिता के प्रति प्रेम नहीं था, क्योंकि पिया करते थे। वो अपनी मदर की जो एक साफ़ सुथरा जो ज़िंदगी है उनको अपना लिए थे। फिर भी जैसे उनकी मैच्योरिटी राइटर की तरफ बढ़ी, तो उन्होंने अपनी मदर की जो जेंटिलिटी है उसको रिजेक्ट कर दिए, जो उनकी मदर दिखाया करती थी, और अपना जो ईगरनेस है या अपना जो प्यार है, प्यार तो नहीं कर सकते हैं, अपना जो उनका विचार है वो उनके पिता की तरफ जो है जाने लगा, जो पिता उनके ज़मीन से जुड़े हुए थे।
उन्होंने जो प्रिमिटिव हैं और जो नेचुरल पैशंस है उनके ऊपर लिखे, जो कि इंस्टिंक्टिव फोर्स को बताती है। मैंने सारा बता रखा है वर्ड को क्या होते हैं मीनिंग। इंस्टिंक्टिव फोर्सेस मतलब जो आदमी के अंदर होते हैं, और हो सकता है कि ऐसा लिखने से ही जो है खुशी मिल सकती है अपनी राइटिंग में। वो इंस्टिंक्ट के चैम्पियन के रूप में उभरे। उनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है उसमें कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1909 में, द वाइट पीकॉक 1911 में, द ट्रेसपासर 1912 में, सन्स एंड लवर्स 1913 में, द रेनबो 1915 में, प्लूम्ड सर्वेंट 1926 में, लेडी चैटरलेस लवर 1926 में, ये सारे शामिल हैं। स्नेक में यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है कि D.H. लॉरेंस जो है वो पुरानी जो ज़िंदगी है, प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल है, उनकी जो वैल्यू है उनकी वो प्रशंसा करते हैं। और आधुनिक जो सिविलाइज्ड लाइफ है, जो लोगों ने बनाया है आर्टिफिशियलिटीज़ से, ठीक है, उनमें जो आपके और जो उनकी जो हाइपोक्रेसी है, जो झूठ बोलने वाले लोग रहते हैं, जो फॉल्सहुड में जीवन जीते हैं, उनकी वो भर्त्सना करते हैं या डिनाउंसेस करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे कोई और पोइट को देखते हैं। नेक्स्ट आपके वॉल्ट विटमैन, जिन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे थे। तो इनका जन्म जो है 1819 में हुआ और डेथ जो है 1892 में हुआ। द पीपल्स पोइट क्या थे? लोगों के कवि। इज़ परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर। ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर थे। इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं जो अपना निजी का होता है, व्यक्तिगत होता है, उसी को इंडिविजुअलिस्टिक कहा जाता है। दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, जिसे अमेरिका ने तैयार किया था, या अमेरिका में जहाँ पे इनका जो है सारा कुछ जीवन यापन हुआ था। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। अब ये देखिए कि कितनी छोटी उम्र में जो है इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, कि 12वीं जन्मदिन पूरा भी नहीं हुआ ज़िंदगी का, 12 साल पूरे भी नहीं हुए, कि उससे पहले वो जो है एक कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू कर दिए। ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वॉज अ वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। कहते हैं कारपेंटर के अलावा किसके रूप में और वो काम किए? तो वो प्रिंटर के रूप में, टीचर के रूप में, एडिटर, और यहाँ तक कि वॉलंटियर जो नर्स थे। वॉलंटियर नर्स क्या होती है? जो अपनी इच्छा से कहीं पर में जाकर के लोगों को सेवा देते हैं, नर्स का काम करते हैं। वॉलंटियर नर्स हो गया किसके समय में? सिविल वॉर हुई थी यूएसए में, आपको पता होगा। तो सिविल वॉर के समय में जो है वो इस तरह से काम किए थे। विटमैन्स poetry, all of which is collected in Leaves of Grass, is known for its free rhythms and lack of rhyme. कहते हैं कि विटमैन्स की पोइट्री, जो सारी की सारी पोइट्री जो है वो लीव्स ऑफ ग्रास में संकलित है, वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो फ्री रिदम्स के लिए जाने जाते हैं, और उसमें राइम जो होती है वो आपका उनकी कमी होती है। राइम आपने पढ़े भी होंगे थोड़ा, ए बी 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 सी सी डी डी ई ई एफ एफ, ऐसे एक लाइन का अंतिम भाग दूसरे लाइन के लास्ट पार्ट से मिलता है। ये तो पढ़े ही होंगे आप शायद, जैसे ऐसे ऐसे करके लाइन बना होता है, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। इनकी रिदम जो है फ्री होती है, फिक्स नहीं होती है, और इनकी जो आपका राइम है उसमें कमी होती है। तो आप देखते होंगे कि ये लाइन जो है ए से मिलता है, ये ए से मिलता है, फिर ये बी भी हो जाता है, ऐसे ये राइम स्कीम सारे होते हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा ऊपर की चीज़ें हैं, नीचे भी आप पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है छोटी क्लासेस में, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। इसमें बहुत सारे होते हैं, मीटर होते हैं, फुट होते हैं, फीट होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं, हेक्सामीटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए जितने पोएम उन्होंने लिखा था, किस में लिखा था? लीव्स ऑफ ग्रास में, जो कि फ्री रिदम में जाने जाते थे, और साथ में इसमें किस चीज़ की कमी थी? तो इसमें आपका राइम की कमी थी, ठीक है। आगे इसमें दिए हुए हैं, विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855। मतलब जो लीव्स ऑफ ग्रास में पोएम का संकलन था, उसको उन्होंने, विटमैन ने पहली बार अपनी खर्च पर में, हिज ऑन एक्सपेंस मीन्स अपने खर्च पर, 1855 में वो इसको प्रकाशित किए। However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first. कहते हैं फिर भी जो पोएम्स का जो फ्री फॉर्म थे,
और एक आनंद सा जो डेडिकेशन उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस को पोएम में रखा था, इसे अच्छी तरीके से पहली बार स्वागत नहीं किया गया लोगों के द्वारा, वर नॉट वेल रिसीव्ड। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन। कहते वाकई में उनकी जो पोएम की कलेक्शन थी वो विटमैन की जो अपनी जो जॉब थी, जो वो जॉब कर रहे थे, कॉस्ट विटमैन हिज जॉब, उन जॉब को जो है ऐसा मतलब उनको इस तरीके से वैल्यू देने लगे जैसे मानो कि एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन, कि उनकी जो पोएम को पढ़ करके उसमें ऑब्सिनिटी दिखाई गई। ऐसा लोगों को लगा कि उनके जो लिखे हुए पोएम है वो उसमें क्या है, ऑब्सिनिटी। ऑब्सिनिटी का मतलब हुआ जो कि सोसाइटी में देखने के योग्य नहीं है, या सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसी को यहाँ पर मैं ऑब्सीन से ही ऑब्सिनिटी बना हुआ होता है, ठीक है। इन 1881 आफ्टर मैनी एडिशंस लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। कहते हैं यहाँ पर मैं कि 1881 का समय ऐसा था कि बहुत सारे एडिशंस होने के बाद लीव्स ऑफ ग्रास को जो है अंत में एक पब्लिशर ने जो है इच्छा जताई इसको प्रिंट करने के लिए, बिना सेंसरिंग के, मतलब इसके ऊपर बिना किसी रोक ठोक के, अनसेंसर्ड। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शंस वर एंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप, ठीक है। इस कलेक्शन की जब ट्रांसलेशन किया गया, इसका अनुवाद किया गया, तो इसे ही बड़े ही उत्साह से, जोश के साथ जो है यूरोप में इसका स्वागत किया गया, या वहाँ पे लोगों ने इसको अपनाया। बट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका। लेकिन इसी तरह से इनको जो है अमेरिका में जो है प्रशंसा नहीं मिला, ठीक है, और यहाँ पे ये अभी भी अप्रशंसनीय बने रहे। यहाँ पे इनको उतना एप्रिसिएशन या जो होना चाहिए इनको वो नहीं मिला। It was only after his death that he could win appreciation of America for his original and innovative expression of American individualism. कहते हैं केवल यह उनकी मृत्यु के बाद का समय था जब वो अमेरिका में अपनी प्रशंसा को जीत सके थे, और अपनी जो ओरिजिनल और जो इनोवेटिव जो उनका एक्सप्रेशन था, जिसमें नया नया चीज़ करने का प्रयास करते थे अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म के लिए, उसमें उन्होंने ये अप्रिसिएशन को प्राप्त किया। His important works include Leaves of Grass 1855 and Drum Taps. उनके जो important works हैं उसमें आपके Leaves of Grass 1855 में और Drum Taps जो है ये शामिल है, जो 1866 में इनके पब्लिश हुए थे। ये आप समझ गए होंगे। और अब हम जो है एक बार और फिर से जो है आपको शॉर्ट में इसके बारे में बता देते हैं। तो वॉल्ट विटमैन जो है 1819 में इनका जन्म हुआ था, 1892 में इनकी डेथ हुई थी। ये पीपल्स पोइट थे और शायद बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर थे अमेरिका में, जिनका पालन पोषण हुआ जहाँ जो अमेरिका में जो है बड़े हुए थे। उन्होंने कारपेंटर के रूप में 12वीं अपनी जो जन्मदिन थे जब मनाने वाले थे उनसे पहले ही कारपेंटर के रूप में जो है काम करना शुरू किए। वो प्रिंटर, टीचर, एडिटर और वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किए सिविल वॉर के समय काल में। विटमैन्स की पोइट्री, जिसमें सभी पोइट्री जो लीव्स ऑफ ग्रास में संकलित थी, इसे फ्री रिदम और लैक ऑफ राइम के रूप में जाना जाता है। इसे अपनी खर्च पर में विटमैन ने 1855 में इनको पब्लिश कराया था। कहते हैं कि फिर भी कहते हैं जो फ्री फॉर्म है पोएम्स का और जॉयफुल डेडिकेशन जो उन्होंने दिया था, और साथ में इंडिविजुअल के जो इम्पोर्टेंस को उन्होंने पोएम में दिया था, इसे पहली बार जो है स्वागत नहीं किया गया, अच्छी तरह से स्वागत इस पोएम का नहीं किया गया। वाकई में उनकी जो कलेक्शन ऑफ पोएम थी वो विटमैन को एक मतलब जो जॉब जहाँ पे वो करते थे, ये भी कर सकते हैं, कॉस्ट विटमैन हिज जॉब, उसकी मतलब कीमत लगाने लगी कि विटमैन किस तरह का है या विटमैन जो है किस तरह का काम करता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना गया कि उनका जो ये चीज़ था जो वो पब्लिश कराते थे वो ऑब्सीन थे। ऑब्सीन का मतलब जो पब्लिक में दिखाने के योग नहीं थे, ठीक है। उसके बाद है इन 1881 में बहुत सारे एडिशंस के बाद
जब बहुत सारे एडिशन हो गए तो लीव्स ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर ने अंत में पाया, उनको इच्छा हुई कि इसको पब्लिश कराने की, प्रिंट कराने की, बिना किसी रोक ठोक या सेंसरिंग के, इसलिए अनसेंसर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। उनके जो कलेक्शन के ट्रांसलेशन थे उसे ही जोश के साथ जो यूरोप में उनका स्वागत किया गया, रिसीव किया गया। लेकिन व्हिटमैन जो है अभी भी उतना ही उनको अप्रिसिएशन या स्वागत जो है उनको अमेरिका में नहीं किया गया। लेकिन यही चीज़ उनकी डेथ के बाद हुआ कि ये अप्रिसिएशन उनको अमेरिका में मिला अपनी ओरिजिनल और इनोवेटिव एक्सप्रेशन के लिए, जो अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म में था। उनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है उसमें लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में और ड्रम ट्रैप्स जो 1866 में लिखी गई, ये सारे उनके क्या है, आपके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो ये हो गए आपके। चलिए अब हम कोई और पोइट को करते हैं। तो आगे हम इसमें जॉन डन को देखते हैं, जिसके द्वारा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो या आई डो नॉट गो लिखा गया था। ठीक है, ये जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ था और डेथ 1631 में हुआ था। ये एक नई प्रकार के जो लिरिकल और सैटिरिकल वर्ड्स थे, जिससे कि मेटाफिजिकल कहा जाता है। द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, उनके अग्रदूत थे या पायनियर थे। वॉज बॉर्न इन लंडन इनटू ए प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली। ठीक है, वह एक बहुत ही फले फूले हुए परिवार में, रोमन कैथोलिक फैमिली में लंदन में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऑफ ट्रेडर्स एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वॉज स्टाउंचली एंटी कैथोलिक। और किसके यहाँ हुआ था, तो एक व्यापारी के यहाँ हुआ था। उस समय हुआ था जब इंग्लैंड जो है काफ़ी गहरे तरीके से एंटी कैथोलिक था, मतलब कैथोलिक जो है उस समय बहुत ही ज़्यादा उनका जो है बुराई किया जाता था कैथोलिक को। ठीक है, तो इसीलिए दे रखा है स्टाउंचली एंटी कैथोलिक। डन वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। कहते हैं अपने धर्म के कारण जो है डॉन को मजबूर किया गया ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए, वो भी बिना डिग्री के। ही स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी। उन्होंने जो है लॉ को पढ़ा और जो धर्मशास्त्र है उसको भी पढ़ा। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece. कहते हैं यहाँ पर में उन्होंने नेवल जो एक्सपीडिशन है, नेवल एक्सपीडिशन क्या होती है, जो जहाज़ में जा करके आप पानी के जहाज़ पे जा करके अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, तो उसमें उन्होंने भाग लिया और पावरफुल नोबल सेक्रेटरी बन गए। एक जॉब उन्हें मिला जिसे उन्होंने लॉस्ट कर दिया जब उन्होंने जो है when he was briefly sent to prison, जब उन्हें जो है छोटी गलती के कारण उन्हें जो है वो जेल भेज दिया गया। वो किस लिए, तो फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस, क्योंकि उन्होंने चुपचाप जो है वो अपने जो पैट्रन्स के जो भतीजी थी उससे शादी कर लिए थे। पैट्रन क्या होते हैं, खास करके वो व्यक्ति होते हैं जो किसी के ऊपर रुपया पैसा खर्च करते हैं, उसको पैट्रन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। कहते हैं कि 1615 का समय था, 42 की उम्र में डन ने एंग्लिकन चर्च के द्वारा जो चीज़ें पास की गई उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। ऑर्डिनेशन वही होते हैं। ठीक है, एंड सोन बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। और तुरंत ही अपने समय के जो है बहुत सारे जो उपदेश देने वाले होते हैं उनमें से एक बन बैठे। इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिकल टोन। कहते हैं लव में लिरिसिज्म की बात कही जाती है। डन ने क्या किया, पूरी तरीके से पेट्रार्कन ट्रेडिशन थे। पेट्रार्क कहाँ के थे, इटालियन थे। उन्होंने अपने तरीके से सोनेट्स को लिखे थे, उनका लाइन अलग था, लिखने का स्टाइल अलग था, तो उनकी जो परंपरा था उनको पूरी तरीके से तोड़ दिए। ठीक है, और उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी और जो बोलचाल वाली जो टोन होती है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, मतलब उनको प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ऐसा किया, इधर प्रस्तुत करते चले गए और उधर पेट्रार्कन ट्रेडिशन को भी तोड़ते चले गए। ठीक है, His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing. उनके जो लव पोएम्स है उसमें वो
बिल्कुल हाल के अपनी जो खोज हुई थी साइंस की और ज्योग्राफी की, उसका इस्तेमाल किए थे टू हैमर होम ए पॉइंट, जहाँ पे वो घर को अपना एक जगह बनाए थे और अपनी पैशन को जो है वो मौखिक तरीके से और इंटेलेक्चुअल तरीके से जोड़ रखे थे, उसको टीज करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए। डन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, सटायर्स एंड द एलिजीज एंड सरमन्स। डन को जो है अपने सॉन्ग्स और सॉनेट्स, सटायर्स और एलिजीज और सरमन्स के लिए जाने जाते हैं। Genuine poetic feelings, harsh meters, strength and musical images characterized all his poetic creations। कहते हैं उनकी जो सत्यवादी जो पोइटिक फीलिंग थी, जो बिल्कुल जेन्यून थी, हार्श मीटर थे, मीटर में बिल्कुल सॉफ्टनेस नहीं थी, हार्श थी। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ऐसा लग रहा था जैसे खींचा हुआ है। और म्यूजिकल इमेजेस, मतलब इमेज का इस्तेमाल, वो ये सारे पोइटिक डिवाइसेस हैं जो लिटरेरी फिगर्स हैं इमेज का, तो उसमें ऐसा लगता था सन की भरा इमेज का उन्होंने प्रयोग किया था। वो म्यूजिकल का मीनिंग होते हैं सन की भरा हुआ। ये सभी उनकी पोइटिक जो क्रिएशंस है उनसे अलग करती है, उनको एक अलग व्यक्ति बनाती है। ठीक है, तो इसके साथ जो है थोड़ा सा एक बार मैं और इसको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो जॉन डन का जन्म जो है 1572 में हुआ था, डेथ 1631 में हुआ था। ये लिरिकल और जो सैटिरिकल वर्ड्स थे, जिसे मेटाफिजिकल कहा जाता है, इनके अग्रदूत थे। जन्म इनका एक फली फूली हुई परिवार जो रोमन कैथोलिक फैमिली के ट्रेडर के थे, उनमें इनका जन्म हुआ था। ये तब हुआ था जब इंग्लैंड जो है पूरी तरीके से एंटी कैथोलिक थे। ठीक है, मतलब एंटी कैथोलिक से प्रभावित थे, मतलब कैथोलिक का जो है एंटी पार्टी रहता था वहाँ पे। डन को मजबूर किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए बिना डिग्री के, अपने धर्म के कारण। उन्होंने लॉ को पढ़ा, साथ में जो है थियोलॉजी को भी पढ़ाई करी। उन्होंने नेवल एक्सपीडिशन में भाग लिया और पावरफुल जो नोबल जो है उनके सेक्रेटरी बन गए। ठीक है, एक उनको जॉब मिला था जिसे उन्होंने लॉस्ट कर दिया। ठीक है, पावरफुल यहाँ पे टू ए पावरफुल नोबल जहाँ पे सेक्रेटरी बने थे, क्योंकि उन्हें जेल भेज दिया गया चुपचाप जो है पैट्रन्स के नीस के साथ शादी करने के कारण। 1615 में एज 42 में डन जो है वो एंग्लिकन चर्च की जो ऑर्डिनेशन है उसको एक्सेप्ट किए और तुरंत जो है अपने समय के बहुत सारे जो प्रीचर थे या उपदेश देने वाले थे, महान लोग थे, उनमें से एक बन बैठे। लव में उन्होंने लिरिसिज्म को इस्तेमाल किया। उन्होंने पेट्रार्कन जो ट्रेडिशन थे उनको पूरी तरीके से तोड़ दिया और उसमें इंटेलेक्चुअल और कॉलिकल टोन का जो उन्होंने इस्तेमाल किया। उनके जो लव पोएम्स है उसमें वो लेटेस्ट डिस्कवरी, साइंस एंड ज्योग्राफी को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो होम को जो है एक पॉइंट बनाते हैं और अपनी पैशन को जो है वर्बल और इंटेलेक्चुअल टीजिंग के साथ तैयार करते हैं। डन को अपनी जो सॉन्ग्स और सोनेट्स है, सटायर्स और जो एलिजीज हैं, सरमन्स हैं, उनके लिए अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। उनमें उनके अंदर एक जेन्युइन पोइटिक फीलिंग्स होती है, हार्श मीटर और स्ट्रेंथ का वो इस्तेमाल करते हैं और साथ में जो सन की भरा जो इमेजेस होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके सभी जो पोइटिक क्रिएशंस है उनसे एक अलग व्यक्ति की पहचान बनाती है या कैरेक्टराइज करती है।